नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हुए सीएम धामी। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग ने पत्र भेजकर तीन दिन प्रचार के लिए किया अनुरोध। केदारनाथ उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज। कांग्रेस बीजेपी तैयारियों में जुटी, अपनी अपनी जीत के कर रही दावे। बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री को बनाया उपचुनाव का प्रभारी। संयोजक की जिम्मेदारी रुद्रप्रयाग विधायक को दी। दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआ में टेंडर प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। राज्य सरकार से पूछा, मामले में अब तक क्या हुई कार्रवाई। रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के दिए निर्देश। हरिद्वार में अपराधियों के जहन से पुलिस का खौफ काफूर। ज्वेलरी शोरूम में 5 करोड़ की डकैती मामले में खुद डीजीपी ने संभाली कमान। हरिद्वार पहुंचकर अधिकारियों से की चर्चा, शोरूम मालिक से भी वार्ता। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, बागेश्वर समेत 4 जिलों में होगी भारी बरसात। उत्तरकाशी में एक हफ्ते में दूसरी बार दरका वर्णावत पर्वत, फिर बंद हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मंत्री सुबोध उनियाल ने सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित जागर लोक संस्कृति उत्सव में प्रतिभाग किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सच्चिदानंद सेमवाल द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवाण का विमोचन भी किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोक संस्कृति और साहित्य से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित हुए। देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति जिसने पूरे विश्व को एक दिशा दर्शन दिया है, और आज जागरूक सम्राट प्रीतम भरतवाण ने इस संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर पहुंचाने का काम किया है। हमारे की संस्कृति है कि जो जहाँ पर साक्षात देवी देवता जब हम जागर लगाते हैं तो धरती पर आ जाते हैं। उस संस्कृति के संवर्धन का काम प्रीतम भाई कर रहे हैं, और आज आदरणीय सेमवाल जी द्वारा उन पर पुस्तक लिखी गई है। आदरणीय सच्चिदानंद सेमवाल जी जो विश्व के बहुत नामी ग्रामी इंजीनियर है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, लेकिन उतने ही मर्मज्ञ लोक कला के भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। और उनकी पुस्तक ने मेरी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं कि मैं अपने कामों के प्रति सजग रहूं, और उन्होंने अपने भाव और लोक संगीत से जुड़ी हुई बातें उसमें लिखी हैं। आज इस जागर लोक संस्कृति उत्सव भी उसी क्रम आरंभ हुआ है, और ऐसे मौके पर उनकी किताब, उनके द्वारा लिखित किताब जो उन्होंने लिखी है वो उसका उद्घाटन मान्य। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग ने पत्र भेजकर सीएम धामी से 3 दिन प्रचार के लिए अनुरोध किया। समान नागरिक संहिता सहित तमाम बड़े फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देश भर में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री धामी स्टार प्रचारक की भूमिका निभा चुके हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को जहां पर भी हमारी जरूरत है हम वहां पर मौजूद रहेंगे। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हम उसे निभाएंगे। पार्टी के जहां भी चुनाव होते हैं और हम सब कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर के अंदर जहां भी पार्टी जिसकी जो आवश्यकता समझती है उसको अपने वहां भेजती है। और इस दृष्टि से मुझे भी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वहां के चुनाव में प्रतिभाग करना है, तो मैं आगे आगामी जो भी कार्यक्रम वहां से बनेंगे उन कार्यक्रमों के अनुसार वहां प्रतिभाग। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। वीक्षक उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने
अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पार्टियों ने अपने स्तर पर उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी। इसी क्रम में भाजपा ने उपचुनाव के लिए प्रभारी और संयोजकों की तैनाती कर दी। प्रदेश सरकार के 5-5 कैबिनेट मंत्रियों को भी उपचुनाव में मंडल प्रवासी बनाया गया है। उन्हें अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को केदारनाथ उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया। संयोजक की जिम्मेदारी रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी को दी गई। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये उपचुनाव भाजपा के लिए कितना अहम है, क्योंकि इस सीट पर भाजपा से आशा नोटियाल 2 बार विधायक रहीं, जबकि दिवंगत शीला रानी रावत भी 2 बार विधायक रहीं। वहीं कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस भी केदारनाथ उपचुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। 2 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद पार्टी का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस दावा कर रही है कि वह केदारनाथ उपचुनाव को जीतेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर के बिगुल बच चुका है। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी तैयारियों में लग चुकी हैं, अलर्ट मोड पर आ गई हैं। अगर बात करें बीजेपी की और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की, तो क्या लगता है किसकी स्थिति वहां पर मजबूत दिखाई दे रही है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के केदार धाम की अगर बात की जाए तो केदारनाथ में इस बार जो उपचुनाव होना है उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित तमाम दल और निर्दलीय के रूप में सभी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। जो कि सबसे बड़ी बात है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई भी तारीखों का ऐलान नहीं किया है कि केदारनाथ उपचुनाव कब होगा, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक जिम्मेदारियां अपने मौजूदा उत्तराखंड की सरकार के कैबिनेट मंत्रियों समेत भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनको जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। किसी को संयोजक की जिम्मेदारी मिली है, किसी को चुनाव प्रचार की कमान मिली है, किसी को संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा को तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांग्रेस भी पहले यात्रा निकाल रही थी केदारनाथ को लेकर के। कांग्रेस भी उन तमाम अपने नेताओं को, अपने जो कैंडिडेट हो सकते हैं उनको लेकर के भी एक सर्वे भी करवा रही है कि आखिरकार केदारनाथ में कौन जिताऊ कैंडिडेट होगा। इसके अलावा निर्दलीय की ताल भी कई तमाम के नेता ताल ठोक रहे हैं केदारनाथ में, क्योंकि केदारनाथ का जो उपचुनाव होगा वो वाकई में कांग्रेस और भाजपा के लिए अपने वर्चस्व को बरकरार रखना, वर्चस्व को बढ़ाना और सबसे बड़े हिमायती होने की बात जो राजनीतिक दल करते हैं उसको ग्राउंड पर उतर करके दिखाना होगा। क्या वाकई में वर्तमान अगर समय की बात करें तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के दिवंगत होने के बाद ये सीट खाली हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अपनी सीट, घर की सीट घर में ही रहे, यानी कोई भी सीट की कमी ना होने पाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मंगलौर की बात कर लें या फिर बद्रीनाथ की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कहीं ना कहीं ये सीट खिसकी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्मीद जताई थी कि ये सीट वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने सिटिंग एमएलए को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन ये सीट उनके हाथ से चली गई है। लेकिन वही हम केदारनाथ की बात करेंगे तो केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी अपने वर्चस्व को बरकरार रखना चाहती है और कांग्रेस भी चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के खाते में भी ये सीट रही है। कांग्रेस भी चाहती है ये सीट लेकर के कांग्रेस अपने मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करे, ताकि 2024 के माफ कीजिएगा 2027 में जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर होगी। इसी को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई इस केदारनाथ उपचुनाव में देखी जाएगी। लेकिन वही अगर हम निर्दलियों की बात करेंगे तो निर्दलीय जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो भी पुरजोर तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि ताकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो उसके बाद वो भी अपनी ताल ठोकेंगे और जाहिर सी बात है कि वो भी कुछ वोट काटने का काम करेंगे और बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में कहीं निर्दलीय को भी फायदा हो सकता है। तो त्रिशंकु के समीकरण केदारनाथ उपचुनाव में बन सकते हैं। यह अलग बात है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक कोई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले संगठनात्मक तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार अपनी मजबूत रणनीति के साथ ग्राउंड पर उतरना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ। केदारनाथ के पुनर्निर्माण के कार्यों को वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, केदारनाथ के धाम के विकास के कार्यों को
वो लगातार मुख्यमंत्री से रिपोर्टिंग भी लेते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केदारनाथ की सीट उनके हाथ से नहीं खिसकनी चाहिए, बल्कि उनके खाते में बरकरार रहनी चाहिए, तभी प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी पूरा हो पाएगा। आखिरकार ये देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो तैयारियां अभी से शुरू हो गई है, ये ग्राउंड पर आते आते किन मुद्दों पे करवट बदलती है, ये राजनीतिक ऊंट, और किस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या निर्दलियों में से किसको चुन करके उत्तराखंड की विधानसभा में भेजते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी एसएन पंत, देखिए अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के लिए ये सीट, ये केदारनाथ वाली सीट जो है वो काफी लकी रही है, क्योंकि 2 बार यहां से जो है वो आशा नोटियाल और दूसरी दिवंगत शेला रानी दोनों ही 2-2 बार विधायक रह चुकी है। लेकिन अगर जो पिछले उपचुनाव गए हैं उनकी बात करें तो कांग्रेस की स्थिति भी यहां पर मजबूत होती हुई दिख रही है। लेकिन जनता की बात करें तो जनता अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर के ही वोट देती है। तो ऐसे में बारिश का मौसम भी वहां पर चल रहा है, आफत बनकर पहाड़ों में बारिश बरस रही है, तो कुछ व्यवस्थाएं भी वहां पर सामने आई है। तो क्या लगता है कि ऐसे में जनता जो है बीजेपी की तरफ रुख करेगी या फिर कांग्रेस की तरफ? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही 2 मजबूत विपक्ष विकल्प के तौर पर जनता के सामने रहते हैं। और जनता को दोनों में ही, दलों को, निर्दलीय को भी अगर राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में लाते हैं चर्चा के दौरान, तो जाहिर सी बात है ये त्रिशंकु समीकरण के आधार बनते हैं। जनता ये चाहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान विधानसभा में हो, उनका क्षेत्र का जनप्रतिनिधि वो बने, विधायक वो बने जो जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रश्नकाल के दौरान अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाए। सदन में जब उठाया जाएगा, उसके मिनट्स बनेंगे, उसके रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वहां पर उन तमाम मूलभूत सुविधाओं का अभाव जो हो रहा है उससे दूर कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा, और सरकार उसको बजट अलॉटमेंट करेगी और उसका लाभ उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। मौजूदा सरकार ये चाहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट आती है तो जाहिर सी बात है कि सरकार अपना पूरा ताकत वहां पर लगाएगी विकास के कार्यों को, कि प्रधानमंत्री केदारनाथ के पुनर्निर्माण के कार्यों को मॉनिटरिंग करते हैं। तो ऐसे में केदारनाथ विधानसभा जो एक विधानसभा क्षेत्र, अगर क्षेत्रगत तौर पर हम देखेंगे तो समुचित विकास उसका कैसे हो, जनता भी ये चाहेगी कि सरकार के जरिए, क्योंकि उपचुनाव में कहा जाता है कि सरकार का चुनाव होता है, लेकिन पिछले अगर हम उपचुनाव की बात करें तो सरकार का चुनाव नहीं था, वो कांग्रेस के खाते में गया। और कांग्रेस इसलिए भी संजीवनी का काम कर रही है इन चुनाव के बाद कि कांग्रेस को लगता है कि अब जनता भारतीय जनता पार्टी से आज ही जा चुकी है, और ऐसे में कांग्रेस के नुमाइंदगी करने वाले नेताओं को बतौर प्रत्याशी या बतौर विधायक अगर जनता सदन में भेजती है तो उनका बहुबल बढ़ेगा। यानी सीधी बात है कि सदन में उनका वर्चस्व बढ़ेगा, वो ज्यादा से ज्यादा सवाल अपने पूछ सकते हैं और सरकार को घेरने का काम कर सकते हैं। ये जनता को तय करना है कि आखिरकार वो किसको अपना जनप्रतिनिधि मानते हैं और किसको वो चुनेंगे। क्या वो इस तरीके का नेता होगा जो लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता होगा, या जिसने बुनियादी जरूरतों को पूरा किया होगा, या उनको लगता होगा कि जो उनकी आकांक्षाओं को, उम्मीदों को पूरा कर सकता है उसको विधानसभा भेजना होगा। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में भाजपा के संगठन महापर्व का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल भाजपा प्रदेश कार्यालय से इस अभियान की शुरुआत की। वहीं सीएम ने खुद टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल कर प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की। इसी क्रम में प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि 2 चरणों में संपन्न होने वाले इस अभियान के तहत प्राथमिक सदस्यता अभियान के बाद 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को सदस्य बनाने के लिए टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करनी होगी। पहले चरण में पार्टी के सभी वर्तमान सदस्यों को पार्टी की सदस्यता का नवीनीकरण कराया जाएगा। उसके बाद हर एक कार्यकर्ता को 100 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। देखिए, सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अब इस रणनीति के तहत जो सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है, इसके तहत अब जिलों में जाएंगे, मंडलों में जाएंगे और बूथों में जाएंगे। और हम लोग ये हमारा सदस्यता अभियान का एक शुरुआत करी गई है। इसके तहत हर बूथों पर जाके, घर घर जाकर हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। और इस सदस्यता अभियान के तहत लास्ट में जो नंबर है 2024, ये इसीलिए किया गया है कि जो भी अब नए सिरे से सभी लोग सदस्य बनेंगे और जो हमारे पुराने सदस्य बने हुए हैं वो नए सिरे से अब दोबारा से सदस्य भी बनेंगे, एवं वो सक्रिय कार्यकर्ता बनने के लिए और लोगों को भी सदस्यता अभियान से जोड़ेंगे।
उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अजय भट्ट ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन, एयरपोर्ट डायरेक्टर तथा पंतनगर विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर उदयराज सिंह एवं एसडीएम मनीष बिस्त्र सहित एयरपोर्ट के डायरेक्टर के साथ बैठक करते हुए सांसद अजय भट्ट ने पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण में समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण होने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट बनने से संपूर्ण कुमाऊं मंडल में पर्यटन का विकास होगा। यहां के होम स्टे क्षेत्रीय व्यापार में तेजी से इजाफा होगा, जिसका लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोग सतत इसकी बैठकें करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है। ये साफ हो गया है कि 2025 तक हम यहाँ पर इतिहास को एक करवट लेते हुए देखेंगे। नया एयरपोर्ट होगा जिसमें कार्गो होंगे, जिसमें हैंगर बनेगा। 35 या 30 मिनट में दिल्ली से यहाँ पर फ्लाइट आ जाएगी जो रात को यहाँ रुकेंगे, सुबह यहीं से स्टार्ट होंगे। जो इंटरनेट वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। झालावाड़ से खबर। खेत में पशु चराने को लेकर युवक पर हमला, आक्रोशित ग्रामीणों ने असनावर कस्बे को किया बंद। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, कोटा किया गया है रेफर। ग्रामीणों ने असनावर थाने का किया घेराव, नारेबाजी भी की। झालावाड़ से एक खबर है जहां पर खेत में पशु चराने को लेकर युवक पर हमला, आक्रोशित ग्रामीणों ने युवक पर किया हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, कोटा किया गया रेफर। ग्रामीणों ने असनावर थाने का किया घेराव, नारेबाजी भी की। खेत में पशु चराने को लेकर युवक पर हुआ है हमला, आक्रोशित ग्रामीणों ने असनावर कस्बे को किया है बंद। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, कोटा किया रेफर। ग्रामीणों ने असनावर थाने का किया घेराव, नारेबाजी भी की। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआ में टेंडर प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा कि 2023 में टेंडर को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने जांच करके जो रिपोर्ट शासन को भेजी थी, उस पर अभी तक सरकार ने क्या एक्शन लिया, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश ऋतु वहारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने की। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना डोईवाला पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुद्वारा सिंह सभा में बैठक की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व निकाय चुनाव को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रदेश हमेशा से ही महिला प्रधान प्रदेश है। यहाँ के खेत खलियान, चूल्हा चौका से लेकर हर कार्यों में महिलाओं की अग्रणीय भूमिका है। जिस तरह से आज महिलाओं की इज्जत पर हमले हो रहे हैं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना ही होगा। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार निकाय चुनाव को लेकर भागती नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज उठाने का कार्य कर रही है और कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दूसरा कार्यकाल 2022 में दोबारा सत्ता में आई और दोबारा सत्ता में जब आई तो लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी। अब लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पूरे इस शासनकाल में, नए शासनकाल में, पिछले की बात छोड़ दें, इस नए शासनकाल में अच्छे कामों के लिए और अच्छी बातों के लिए कहीं सरकार न्यूज़ में है ही नहीं। राज्य में पूरे अपराध से लेकर के, कानून व्यवस्था से लेकर के और विशेष तौर पे महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा पूरे राज्य में हो रही है, एक के बाद एक पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में पर्वतीय। जिस तरह से दिन दहाड़े हरिद्वार के व्यस्ततम इलाके रानीपुर मोड़ स्थित ज्वेलर्स शोरूम में हुई 5 करोड़ की डकैती और अगले ही दिन मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आने से हरिद्वार में दहशत का माहौल बन गया। दोनों मामलों में लगातार हो रही पुलिस की किरकिरी के बीच मंगलवार रात डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विस्तार से चर्चा की। डीजीपी अभिनव कुमार घटनास्थल पर भी पहुंचे और शोरूम मालिक से वार्ता कर तमाम तथ्य जुटाए। निश्चित रूप से इस साल की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में से एक है ये जो हरिद्वार में जो डकैती पड़ी है, और इसको हम लोग बहुत एक चुनौती के रूप में बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वयं शाम को इस बारे में एक मीटिंग ली, जिससे मैं भी वीसी के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा था, और उसमें उन्होंने इस घटना के बारे में अपनी चिंता प्रकट की और हम लोगों से इसमें जो कार्रवाई चल रही थी उसके बारे में जानकारी मांगी। अब चूंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से इसके बारे में अभी तक जो हमको सुराग मिले हैं उनके बारे में मेरे को जानकारी देना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी उत्तराखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा पुलिस विभाग इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है। रुड़की में एसपी देहात के नेतृत्व में एक बार फिर रुड़की की पुलिस ज्वेलरी शॉप पर पहुंची, दुकानों पर लगे सीसीटीवी चेक किए और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। अच्छी सुरक्षा व्यवस्था वाले दुकानदारों की एसपी देहात ने सराहना की। निरंतर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हमारे साथियों को, कि जो भी सीसीटीवी कैमरे उन्होंने इंस्टॉल किए हैं वो इस दृष्टि से उसका एंगल रखें जिससे कि कोई व्यक्ति यदि उनके शॉप की तरफ अप्रोच करता है तो उसका फेस कवर हो सके।
कई लोगों के द्वारा इस संबंध में जागरूकता के अभाव के कारण या अज्ञानता के कारण कैमरों का एंगल इस तरह से रखा गया है कि वो केवल गेट को कवर करता हुआ एंगल उसका है। उसको ठीक कराने के लिए साथ ही अलार्म लगाने या बजर लगाने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा जो कैमरे शॉप के अंदर लगाए गए हैं किंतु बाहर सड़क की ओर अप्रोच करता हुआ कोई कैमरा नहीं लगाया गया है, उनसे अपील की गई है, अपेक्षा की गई है कि वे एक अतिरिक्त कैमरा जो सड़क की ओर अप्रोच करते हुए रखें। बहुत व्यापारियों को अलर्ट भी कर रही है कि आप एक्टिव रहें और अपने कैमरे वगैरह और रूटर वगैरह लगा के, जिससे कि यदि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो बाहर लोग एक्टिव हो जाएंगे। और हमें अपनी प्रिकॉशन भी रखनी चाहिए, टाइम से आएँ टाइम से जाएँ और अलर्ट रहें, बाहर देखते रहें कोई ऐसा इनवांटेड पर्सन तो नहीं घूम। प्रदेश में सीएम धामी के निर्देश के बाद शराब के ठेकों पर प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। बता दें, लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने तहसील टीम के साथ नगर में शराब के ठेकों का निरीक्षण किया। वहीं ओवर रेटिंग मिलने पर दुकान स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया, जहां इस दौरान शराब ठेका स्वामियों में हड़कंप मच गया। लगातार ओवर रेटिंग की शिकायत भी हमको मिल रही थी और हमको निर्देश भी थे कि इनका औचक निरीक्षण कर लिया जाए। तो आज हमने 7 दुकानों का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें 4 अंग्रेजी है और 3 देसी है। औचक निरीक्षण के समय एक दुकान पे जो अजब सिंह के नाम पे है, जो हमारा ये ट्रक यूनियन के पास में है, उनमें बियर में ओवर रेटिंग 10 रुपये की पाई गई। इसके अलावा कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनका स्टॉक रजिस्टर सही से मेंटेन नहीं था, उनको हिदायत दे दी गई है। और बाकी सभी जगह ओवर रेटिंग की हमको शिकायत नहीं मिली है और रेट लिस्ट भी हमारी प्रॉपर पाई गई है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।